Hello everyone, my name is Shikha. Welcome to Confidencia Education. I hope आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। Now question arises, what are resources? Resources क्या हैं? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. जो भी environment में available है जिससे हम अपनी needs को satisfy करते हैं और जो ये चीजें होती हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होती हैं, यानी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका एक्सेस कर पाते हैं, इकोनॉमिकली फिजिएबल भी होती हैं, यानी कि जितना हम कॉस्ट लगाते हैं उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट होता है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, यानी कि इससे किसी के सेंटिमेंट कल्चरली हर्ट नहीं होते हैं, जैसे लोगों के सेंटिमेंट को, हमारे आसपास की चीजों को वो डिस्टर्ब भी नहीं करता है। उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस। हमारे इन्वायरमेंट में एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चलता है जिसकी वजह से नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बन जाता है। इस इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप को इंटरेक्ट कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है। ह्यूमन बीइंग कैसे इंटरेक्ट करता है? वो नेचर को टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्ट करता है और इसको यूज करने के लिए इसका इकोनॉमिक फायदा हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो हमारे इन्वायरमेंट का, उसके लिए वो इंस्टीट्यूशन को क्रिएट भी करता है। रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया जा सकता है कुछ बेसिस पे। तो वो बेसिस क्या है? ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट हम रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे उसको हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे टू बेसिस पे। फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो बायोस्फीयर में मिलते हैं हमें, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ पौधे और पक्षी। फिशरीज यानी कि मछलियां, लाइव स्टॉक यानी कि जानवर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेस। अबायोटिक रिसोर्सेस नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि रॉक्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है एक्सॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जिनको हम फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जिन रिसोर्सेस को हम दोबारा बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम जल्दी से जल्दी नया नहीं कर सकते, इनको बनने में ना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो लाखों करोड़ों साल तक जब जमीन में दबे रहते हैं तब उससे फॉसिल फ्यूल्स बनता है। ठीक है, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑनरशिप के बेसिस पे। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जिसमें प्राइवेटली ओन्ड की जाती हैं इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि हाउस, प्लॉट, लैंड और खेती के लिए जो जमीनें होती हैं। ठीक है, सेकंड इज कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिसमें कम्युनिटी के सारे मेंबर जिसका यूज करते हैं उसको हम कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि बरियल ग्राउंड्स। बरियल ग्राउंड्स क्या होते हैं? जहाँ पे मरने के बाद लोगों को गाड़ा या जलाया जाता है। पब्लिक पार्क, पॉन्ड्स एटसेट्रा। थर्ड इज नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल वैसे तो एक कंट्री की जो भी प्रॉपर्टी है वो नेशनल के लिए है, मतलब वो सरकारें जो यूज करती है वो नेशनल प्रॉपर्टी यानी कि नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कैनाल्स, रेलवेज। ठीक है, फोर्थ इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि हमारी जो ओशियन होते हैं, ओशियन होते हैं ना, उससे 200 नॉटिकल के बाद जो जमीन, जो पानी शुरू हो रहा है वो क्या होता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज। वो क्या होते हैं? जो किसी रीजन में पाए तो जाते हैं बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं?
हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसको हमने देख लिया है कि उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, सब कुछ डिटरमाइंड है और उसका यूज किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसका यूज ऑलरेडी हो रहा है। थर्ड इज स्टॉक। स्टॉक में है मतलब रिसोर्सेज हमारे पास है तो, बट उसको यूज करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज। फोर्थ क्या है, रिजर्व। रिजर्व क्या होते हैं, वो भी एक स्टॉक का ही पार्ट है, लेकिन इन रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं, हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे हम यूज कर सकते हैं, बट हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उससे अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं, और एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। और ये भी माना जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर का फ्री गिफ्ट है हमारे लिए, जिसकी वजह से हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हमारे को देखने को मिलती हैं। तो पहली क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का जो यूज हो रहा है वो नीड को नहीं, ग्रीड को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, वो भी कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जा रहा है कुछ हाथों में, जिसकी वजह से सोसाइटी में दो ग्रुप बन गए हैं, हैव्स नोट और हैव नोट्स का मतलब क्या है, जिसके पास नहीं है रिसोर्सेज, और हैव नोट का मतलब जिनके पास बहुत सारे हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से कुछ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो रहे हैं, यानी कि जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि वो खत्म हो रही है। इसी तरह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा रिसोर्सेस का, तो हमारी जो अर्थ है वो डेंजर में चली जाएगी। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स की प्लानिंग करना, जो बहुत जरूरी है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, लाइफ के जितने भी फॉर्म है उसको, वो सारी एक साथ रह सकती है अगर हम रिसोर्स का प्लानिंग कर लें कि हमें कैसे यूज करना है उन रिसोर्सेस को। तो जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वो कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब ये क्या होता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट शुड टेक विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट ऐसे करना जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट ना हो, यानी कि डैमेज ना हो। और और ऐसे डेवलपमेंट करना कि जो प्रेजेंट का डेवलपमेंट है वो फ्यूचर के लोगों की जरूरत को हानि ना पहुंचाए। ऐसा नहीं कि हम अपना डेवलपमेंट इतना कर लें कि आने वाली जो जनरेशन है उसके पास वो चीज रिसोर्स को यूज करने के लिए वो बचे ही नहीं। तो हमें डेवलपमेंट कैसे करना है कि ना वो इन्वायरमेंट को नुकसान करे, ना आने वाली फ्यूचर जनरेशन को वो नुकसान करे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहली बात कहाँ की गई थी, रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट में। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था, जिसमें 100 स्टेट्स ने यानी कि 100 कंट्री मिले थे ब्राजील में। रियो डे जेनेरियो एक प्लेस है ब्राजील में, और यहाँ पे पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी, जिसमें एड्रेस किया गया था अर्जेंट प्रॉब्लम्स को, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, इसमें एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था, किसके ऊपर, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर एक डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। और रियो कन्वेंशन में अडॉप्ट किया गया था एजेंडा 21, जिसमें हमने बात की थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 21st सेंचुरी में कैसे अचीव किया जाएगा। ठीक है। इस समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की बातें की गई थी। ठीक है। अब देखते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। ये एक डेक्लेरेशन है जो ग्लोबल लीडर्स के द्वारा 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में साइन किया गया था। जो ये कन्वेंशन, जो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, रियो डे जनेरियो एक जगह है ब्राजील में, वहीं पे हुआ था।
और इसका एम क्या था, अचीव करना ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और इस एजेंडे में क्या क्या बात हुई थी, एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इसमें डिस्कशन हुआ था। और इसका वन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंडा 21 का, कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना लोकल एजेंडा बनाए। लोकल एजेंडा का मतलब अपनी आसपास की जगहों पे जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए काम करें, उसको बनाएं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, क्या है ये? इट इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कैसे यूज किया जाता है ये उसकी एक स्ट्रेटेजी है। इसका इम्पोर्टेंस है ऐसी कंट्री में जहाँ पे इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, किस चीज में, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में। कहीं पे कुछ रिसोर्सेज ज्यादा है और कहीं पे वो रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि सोलर एनर्जी राजस्थान में तो बहुत सारी है बट वहां पे पानी नहीं है, ठीक है। There are regions which are rich in certain type of resources and what are deficient in some other resources। जैसे कि सेम राजस्थान, यहाँ पे पानी की इतनी कमी है कि पीने के लिए भी नहीं है, और सोलर एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो दूसरी जगहों को भी, दूसरे स्टेट को भी दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच हैं किस चीज में, मिनरल्स में और गोल्ड डिपॉजिट्स में, ठीक है। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग, कि हमें बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। कौन कौन से लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और ऑल्सो लोकल लेवल पे। है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, क्या होती है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले इसमें आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, इन्वेंट्री की जाती है रिसोर्स का अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। कंट्री में जितनी भी जगहें हैं सब में से आइडेंटिफाई किया जाता है कि यहाँ पे कौन से रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्लान किया जाता है विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। उस रीजन में एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, वहां के लोगों को स्किल सिखाई जाती है कि उस टेक्नोलॉजी का यूज करके उस रिसोर्स का कैसे फायदा उठाना है, उसको डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज करना है। फिर जो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, इससे पहले वाले स्टेप में प्लानिंग की जाती है, यहाँ पे एक प्लान बनाया जाता है, उस प्लान को कनेक्ट किया जाता है नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। यानी कि हमने प्लान बनाया, अब उस प्लान को ऐसे एग्जीक्यूट करना है कि उससे नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हो। Why conservation of resources is important, क्यों important है? Irrational consumption and over utilization of resources, मतलब हम कुछ भी, कोई भी रिसोर्सेज कितना भी यूज कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे कई ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। इसी को ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को, हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना वेरियस लेवल पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी ने एक लाइन कही थी, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। कि कुदरत ने, नेचर जो अर्थ है हमारी, वो सारे मनुष्य की जरूरत को तो पूरा कर सकती है लेकिन कभी भी उसकी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती है। इसीलिए हमें रिसोर्सेस को बचाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन और हम भी अच्छे से रह पाए। नेक्स्ट इज व्हाट इज लैंड रिसोर्सेज, ये क्या है? इज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ utmost इम्पोर्टेंस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे। ये सपोर्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को,
ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन सिस्टम को, ये सब कुछ लैंड में ही होता है। ठीक है। हाउएवर लैंड इज अ असेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, ये बहुत बड़ा असेट है हमारे लिए, यानी कि हमारी संपत्ति है। इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विथ केयरफुल प्लानिंग। जो लैंड है ना बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि जमीन बढ़ेगी, इसीलिए जो हमको मिली हुई है लैंड उसका बहुत ही अच्छे से यूज करना पड़ेगा, बहुत ही उसके लिए केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। हमारे अर्थ पे 43% प्लेन्स हैं, यानी कि मैदान है, 27% प्लेट्यूज हैं और 30% माउंटेन्स हैं। ये बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसीलिए हमें इसकी बहुत ज्यादा केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं कि लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे होता है। फर्स्ट थिंग, फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे, ठीक है। सेकेंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी जगह जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं और दूसरे यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने घर बना के रहते हैं तो वहां पे कल्टीवेशन नहीं किया जाता बट हम यूज कर रहे हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडेड फैलो लैंड्स, फॉलो लैंड्स मतलब कि ऐसी लैंड जो ऐसे ही पड़ी हुई है, ऐसी ही पड़ी हुई है, वहां पे हम लोग बस चराने, जो जानवर होते हैं उनको चराने के लिए यूज हो जाती है, या फिर वहां पे ना वो खाली पड़ी है, उसका कुछ यूज नहीं है, ना ही हम लोग वहां पे रहते हैं, ना ही हम वहां पे खेती वगैरह करते हैं। फैलो लैंड्स क्या होते हैं, जैसे वो कुछ सालों के लिए, 1 साल के लिए या 5 सालों के लिए हमने वहां पे एग्रीकल्चर नहीं किया है, कुछ भी एग्रीकल्चर करते हैं बट कुछ सालों से अभी किया नहीं है। नेट सोन एरिया क्या होता है, जहां पे साल में 2 फसलें उगा ली जाती हैं, उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। अब हम जानेंगे कि लैंड यूज पैटर्न होता क्या है और वो कैसे बनता है। कैसे बनता है, यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर से डिटरमाइंड होता है और ह्यूमन फैक्टर से। फिजिकल फैक्टर कौन से होते हैं, टोपोग्राफी कैसी है वहां की, क्लाइमेट कैसा है उस जगह का, उस कंट्री का, सॉइल टाइप कैसा है, ठीक है। और ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है वहां पे, कैसे कितने लोग हैं, कैसा क्या है, और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी कितनी है, वहां के लोगों में स्किल है नहीं है, उन्होंने कितना डेवलपमेंट कर लिया टेक्नोलॉजी में, और किसी कंट्री का कल्चर और ट्रेडिशन क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि वहां का लैंड यूज पैटर्न कैसा होगा। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया का लैंड यूज पैटर्न क्या है। ठीक है, ये वाला जो है ये 1960 और 61 के आसपास का है, ठीक है, और ये वाला है 2014-15 का, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, इसको समझना, 18.11% हम लोगों का फॉरेस्ट था, अनकल्टिवेटेड ये वाला 18%, ये 1960 में था। इसी तरह यहाँ पे हमें देखना है कल्चरेबल वेस्ट कितना था, तो ये वाला हमारा वेस्ट है, फॉलोन अदर देन करंट फॉलो, तो ये वाला एरिया उसको डिनोट करता है। तो इसी को ये हमें मैथ्स में समझा दिया गया कि कौन सी एरिया कैसा यूज होता है इंडिया में। नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। क्या होता है ये लैंड डिग्रेडेशन का पहला जो रीजन है वह है ओवर बर्डनिंग। बर्डनिंग का मतलब क्या हो गया कि हम लोग लैंड का इतना ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं कि वो अब डिग्रेडेड हो चुकी है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं है कि वो हम लोगों को फायदा दे सके, वो उसका मतलब उसको चूस लिया गया है, एक्सप्लॉइटेट कर दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम लोग माइनिंग करते हैं, माइनिंग कौन कौन से स्टेट में होती है, हमारे यहाँ झारखंड में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है और एमपी में होती है। तो हम लोगों ने उस माइनिंग के लिए वहां के फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया है। फॉरेस्ट एक दिन में तो बनता नहीं, उसको बनने में सालों लग जाते हैं, तो हम लोग उन फॉरेस्ट को ना खत्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां का जो लैंड है उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट क्या है, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग भी बहुत बड़ा मेन रीजन है कि लैंड की जो वैल्यू है डिग्रेडेड हो रही है, यानी कि
जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पे जो ओवर ग्रेजिंग है बहुत बड़ा रीजन है लैंड की वैल्यू को खत्म होने का, लैंड डिग्रेडेशन होने का। ओवर ग्रेजिंग मतलब जो चारा वगैरह के लिए हम यूज करते हैं ना, जमीन जहाँ पे हम चारा उगाते हैं, तो हम लोग ना फॉरेस्ट को वहां के काटते जा रहे हैं, हर जगह चारा ही उगा रहे हैं ताकि हम पशुओं को पाल सके और उनका दूध बेच सके और उससे फायदा उठा सके। नेक्स्ट इज ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन कहाँ पे हो रहा है? जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे इतना ज्यादा पानी का यूज किया जा रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म होते जा रहा है। हम लोगों ने ना इन स्टेट में ऐसी कल्टीवेशन करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, और वो पानी कहाँ से आता है? जमीन से हम लोग बाहर निकालते हैं, और इतना ज्यादा हम लोग पानी को बाहर निकाल रहे हैं ना कि वो जमीन के अंदर का पानी खत्म होते जा रहा है, जिसकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस हो रहा है, मतलब कि इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट होता है वो ना डायरेक्ट पानी में डाल दिया जाता है बिना उसको फिल्टर करे, जिसकी वजह से जो लैंड है वहां का भी ना, मतलब जो नदी का पानी है वो लैंड में जाता है तो वो उसको पॉल्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से भी लैंड की जो वैल्यू है वो डिग्रेडेट हो रही है और वो खत्म होती जा रही है लैंड। अब देख लेते हैं कि वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कि लैंड की डिग्रेडेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पहला क्या है? अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। तो जो फॉरेस्ट है उसको हमें दोबारा लगाना चाहिए, जिससे हमें कुछ सम एक्सटेंट तक उसका फायदा हो सके। नेक्स्ट क्या है? प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब कि जो प्लांट्स हैं उनकी शेल्टर बेल्ट बनाने चाहिए। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना चाहिए। स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड डून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, जो सैंड के यानी कि जो टीले होते हैं रेत के, उसके आसपास हमें थॉर्नी बुशेस लगाने चाहिए जिससे वो उड़े नहीं ज्यादा। और सम ऑफ द मेथड है जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं एरिड एरियाज में। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। कंट्रोल करना चाहिए हमें माइनिंग एक्टिविटीज को, प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का मतलब इंडस्ट्री का भी जो भी वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देना चाहिए, मतलब उसको साफ करके ही पानी में डालना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो जो लैंड और वाटर का डिग्रेडेशन है इंडस्ट्री में सबर्डन एरियाज में, उसको हम कम कर सकते हैं, जिससे हमारी लैंड को फायदा होगा, लैंड को फायदा होगा और हमारे लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, कंजर्वेशन कर पाएंगे हम लोग। अभी तक हमने लैंड एज अ रिसोर्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है ये। मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है, सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर। नेक्स्ट क्या है? इट इज द लिविंग सिस्टम, ये एक लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, मतलब कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation, other forms of nature such as change in temperature, action of running water, wind, glaciers, activities of decomposer, etc. contribute to the formation of soil. कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। Chemical and organic change which take place in the soil are equally important, मतलब ये सारी चीजें तो चाहिए चाहिए, और इसके अलावा केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज भी होते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, सॉइल में कुछ अपने आप मटेरियल आ जाते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है एलुवियल सॉइल का। तो ये जो
येलोस और ये दिख रहा है ना, ये ब्राउन सा का कलर, ये हमारी एलुवियल सॉइल है। तो ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ प्लेन में, हमारे नॉर्थ प्लेन में इंडिया के। ये इधर राजस्थान में है, गुजरात में है, इधर हमारी कुछ नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये वाले जो एरिया यहाँ पर है। इधर भी नदियां इधर आके गिरती हैं, वो वाली नदियों के आसपास है। इधर ब्रह्मपुत्र नदी के इधर भी है। तो ये हमारी क्या एलुवियल सॉइल है, ठीक है। और ये दे आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। और इट कंटेन्स एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, इसमें पोटाश होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है और लाइम भी होता है, ठीक है। इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होता है, डेंसली पॉपुलेटेड होता है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी सॉइल होती है। यहाँ पे जहाँ पे कल्टीवेशन होती है ना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी कल्टीवेशन होती है। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने की कमी नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत अच्छी सॉइल है, तो उपजा भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। और सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्काइन, मतलब कि जो ड्रायर एरिया में जो सॉइल होती है ना, ये वाली, वहां पे ना अल्काइन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में। और सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, खादर और बांगर ये वाला ना पूछ लेते हैं। ओल्ड मतलब कि जो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसको खादर कहते हैं, जो नई बनती रहती है उसको हम बांगर कहते हैं, ठीक है। और जो ये जो सॉइल होती है, ये वाली सॉइल कहाँ कौन कौन सी 3 नदियों से आती है? गंगा, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र से आती है ये। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉइल है इंडिया की, इसके आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी रहती है। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है और ये कहाँ पर होती है? तो ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, ये हमारी ब्लैक सॉइल है, ठीक है। जो ब्लैक सॉइल होती है इसको रेंगुर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। It is believed that climate condition along with the parent rock material are the important factors for formation of black soil। तो जो क्लाइमेट की कंडीशन होती है और पेरेंट रॉक क्या होते हैं, जो हमारे जमीन के अंदर होते हैं, उसकी वजह से, और क्लाइमेट की जो कंडीशन है उसकी वजह से ये ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेयर मटेरियल, मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है ना बहुत ज्यादा फाइन, उससे ये मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इसको हम ना इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है ये वाली सॉइल। और रिच होती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाश होता है और लाइम भी होता है इसमें। और पुअर किसमें होती है? फॉस्फोरिक कंटेंट, इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत ही कम होता है। डेवलप कर जाता है क्रैक, इसमें ना क्रैक भी बन जाते हैं इस वाले क्या बोलते हैं सॉइल में, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो यहाँ पे क्रैक्स भी बन जाते हैं। नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल। ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में, यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज में, और यहाँ पर है ये साउथ डेक्कन पार्ट में है, ठीक है। डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन एग्नीशियस रॉक, ये कहाँ पे बनती है? एग्नीशियस रॉक पे। ये सब एग्नीशियस रॉक वगैरह ने छोटी क्लासेस में था जब हमने पढ़ा था। तो ये ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, तो कहाँ पे होती है? ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज में, जहाँ पे कम बारिश होती है वहां पर ये सॉइल मिलती है, ठीक है। डेवलप पर रेडिश कलर, मतलब रेड कलर सा होता है इसका, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। यहाँ पे ना आयरन होता है जिसकी वजह से जो मिट्टी का कलर है ना वो रेडिश हो जाता है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। यहाँ पे रॉक्स जो होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, जो क्रिस्टलाइन होती है, और उसमें आयरन भी होता है जिसकी वजह से रेडिश कलर की हो जाती है। इट लुक्स येलो, ये ना येलो भी दिखती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, जब इसमें को पानी मिल जाता है तो ये जो रेडिश कलर है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या होता है? Develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season।
मतलब वो ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पे वेट और ड्राई रीजन ना होता रहता है, कभी वेट होता है कभी ड्राई होता है। जैसे कि एक यहाँ पर है, ये गुजरात की तरफ है, ये महाराष्ट्र की तरफ है यहाँ पे, है ना, और ये इधर वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट की तरफ है। तो ऐसी एरिया पे लेटराइट सॉइल मिलती है। ठीक है, दे आर प्रोन टू इरोजन। यहाँ पे ना इरोजन बहुत जल्दी होता है। इरोजन क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में, कि इरोजन क्या होता है, जब पानी के साथ या विंड के साथ वहां की जो मिट्टी है, जो भी रॉक है, वो वहां से टूट टूट के निकलने लगते हैं, उसको इरोजन कहते हैं ना। ये पहले की क्लासेस में, डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। तो ये जहाँ पे लैंडस्केप पे जहाँ पे मिलती है ना, इस उस लैंडस्केप में ना ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ना इस सॉइल का इरोजन बहुत जल्दी होता है। एरिड सॉइल क्या होती है, एरिड सॉइल जो होती है, ये ना, इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत सैंडी होता है, यानी कि रेत वाला होता है, सलाइन होता है, नमकीन होता है नेचर में। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है, ये यहाँ पे राजस्थान के पार्ट में है, राजस्थान के कुछ पार्ट में, गुजरात के कुछ पार्ट में। ठीक है, और ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, यहाँ पे ना क्लाइमेट जो होता है, सॉरी, जो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है ना, बहुत ड्राई होता है, हाई टेम्परेचर होता है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा तेज होता है, और सॉइल, जिसकी वजह से ना सॉइल में ना हुमस नहीं होती और मॉइस्चर भी नहीं होता है, सूखी सूखी मिट्टी होती है। नेक्स्ट सॉइल क्या है हमारी, फॉरेस्ट सॉइल। ये क्या होती है, कहाँ पे मिलती है, तो ये जो फाउंड कहाँ पे होती है, हिली और माउंटेनियस एरिया में। तो वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं। तो हिली और माउंटेनियस एरिया तो अपना यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के आसपास है, और इधर थोड़ा सिक्किम भी, इधर अरुणाचल प्रदेश भी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन। यहाँ पे सॉइल का डेनुडेशन होता है, और एसिडिक होते हैं बहुत, क्योंकि यहाँ पे लो ह्यूमस कंटेंट होता है, मतलब यहाँ पे उमस नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है, लो होती है, थोड़ी होती है बट लो होती है। नेक्स्ट क्या है, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। फर्स्ट थिंग, सॉइल इरोजन क्या होता है, जो द डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर। सॉइल कवर जो होता है सॉइल का, वो हटता है, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, यानी कि जो सॉइल की ऊपरी परत है, वो किसी भी वजह से जब हटती है तो हम उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम बता कैसे सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन के थ्रू। अब वो कैसे होगा, ऐसे हम पहले क्या कर सकते हैं, काउंटर प्लगिंग कर सकते हैं। मतलब हमें खेती ऐसे करनी है जैसे कि हमारा जो, जैसे पानी है, जो पानी है ना, वो फ्लो में ना निकले, मतलब वो तेजी से ना निकले, वो रुक रुक के जाए। अगर वो तेजी से निकलेगा तो वो आसपास की मिट्टी को ना अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तो हमें वैसा होने से रोकना है। सेकेंड इज टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, जैसे जो हिली एरियाज होते हैं ना, उसमें जो जमीन है ना, वो खड़ी खड़ी जमीन होती है। तो उस खड़ी जमीन पे क्या करना होता है, हमें सीढ़ी बना देनी होती है। सीढ़ी बनाने से क्या होता है, जो पानी होता है ना, वो एकदम फ्लो में नहीं निकलता, वो आराम आराम से रुक रुक के जाता है। तो जो मिट्टी है ना, वो पूरी तरीके से वहां से बह के नहीं जाती, बहुत कम बहती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं। तो कल्टीवेशन भी हो गया, और जब कल्टीवेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है तो हम उसको टेरेस फार्मिंग कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कि स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, कि जो हमारी जो फसलें हैं, उस फसल में ना बीच बीच में हम लोगों को ना ग्रास बो देनी चाहिए, जिसकी ग्रास बोने से क्या होता है कि जो उस सॉइल का डिग्रेडेशन है ना, वो कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, शेल्टर बेल्ट्स बना देनी चाहिए। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, जो हमारे जो कल्टीवेशन है ना, वो हमें लाइन से करनी चाहिए, और उसके आसपास ना ट्रीज लगा देनी चाहिए, जिससे उसको शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।